पहला पार्ट आई होप आपने ध्यान से देखा होगा और समझा होगा। अगर आप सेकंड पार्ट समझना चाहते हैं तो पहला पार्ट भी देखिए और यहाँ से भी देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए सेकंड पार्ट में देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। एडवांटेज ऑफ मेन्योर मतलब खाद के लाभ। पहला जो हमारा टॉपिक है, द ऑर्गेनिक मेन्योर इज अ कंसाइडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स, दिस इज बिकॉज। देखो मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि खाद और उर्वरक के लाभ क्या होते हैं, यानी फर्टिलाइजर्स एंड मेन्योर के लाभ क्या होते हैं। जैसे याद करो, आपको मैंने बताया था कि फर्टिलाइजर जो होता है वो मैन मेड होता है और जो मेन्योर होता है वो नेचुरली बनती है, यानी कैटल डंग से या फिर हम लोग पत्तियों से बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था, याद करिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए समझते हैं एक एक पॉइंट कि आखिर सर ये मेन्योर इतना बेस्ट क्यों होता है फर्टिलाइजर की तुलना में, क्यों बेस्ट होता है। अच्छे से चलिए इसको हम समझ लेते हैं। पहला जो कारण है जो मेन्योर इतना बेस्ट होता है फर्टिलाइजर की तुलना में, वो है इट इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। देखो देखो बच्चों कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना, जैसे मतलब मैं बताता हूँ, जैसे नॉर्मल पानी में आप, जैसे नॉर्मल सॉइल में आप पानी डालते हो, ठीक है, तो क्या होगा कुछ टाइम बाद वो सूख जाता है ना, या उसकी पानी खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप मेन्योर डाल देते हो ना सॉइल के अंदर, किसके अंदर, सॉइल के अंदर क्या डाल देते हो, जब आप मेन्योर डाल देते हो तो उससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है। मतलब पानी सोखने की जो क्षमता है ना, सोख के रखने की, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो पहला मेन्योर डालने की खासियत क्या है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, किसके अंदर, सॉइल यानी मिट्टी के अंदर। इट मेक्स द सॉइल पोरस, ठीक है, ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बीकम इजिली। देखो मैं बताता हूं आपको, समझाता हूं अच्छे से कि जो मेन्योर डालने के बाद जो मिट्टी है हमारी वो पोरस हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, और जिसके कारण गैसेस का जो एक्सचेंज है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, यानी आसान तरीके से गैसेस का एक्सचेंज होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। देखो दो तरह के माइक्रोब्स होते हैं, दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आपका अगला चैप्टर यही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेकर। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्रेंडली, एक होते हैं फू, मतलब जो एक होता है मित्र, एक होता है शत्रु। तो ऐसे ही जो मिट्टी होता है उसमें जब हम मेन्योर डालते हैं तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिक माइक्रोब्स बढ़ जाते हैं। कौन से माइक्रोब्स बढ़ जाते हैं, फ्रेंडली सूक्ष्म जीव बढ़ जाते हैं। ठीक है, और इट्स इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ठीक है, मतलब मिट्टी की जो बनावट होती है ना, texture, उसको और ज्यादा बेहतर कर देता है क्या, मेन्योर, जब हम लोग मेन्योर डालते हैं तो। ठीक है, आगे हम देख लो, आगे अब हम लोग हिंदी में समझते हैं कि आखिर अगला जो टॉपिक है हिंदी में क्या है। तो अगला जो टॉपिक है हिंदी में वो है खाद के लाभ। ठीक है, क्या है, खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। ठीक है, जो खाद होता है वो उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। जो मैंने बताया था, मेन्योर जो होता है वो फर्टिलाइजर की तुलना में ज्यादा अच्छा माना जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं पहला कारण क्या है, इसके जो मुख्य कारण है वो जान लेते हैं। पहला कारण क्या है, मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मिट्टी मतलब ज्यादा अच्छे से जल को अपने अंदर सोख पाते हैं। जैसे स्पंज देखा होगा आपने, तो उसके अंदर क्या होता है कि जब हम पानी डालते हैं तो सोख लेता है, ऐसा लगता है नहीं कि उसके अंदर पानी है ना। ऐसे ही समझिए, जब हम मेन्योर डालते हैं ना तो क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो पानी अपने अंदर होल्ड करने की जो क्षमता है उसकी वो बढ़ जाती है। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। मिट्टी क्या हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, और जिसके कारण गैसों का जो विनिमय है यानी एक्सचेंज है वो आसान तरीके से हो पाता है। और मित्र जीवाणुओं की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो मैंने आपको बताया था, माइक्रोब्स जिसका दूसरा नाम भी है, वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे फसल और क्या होगा, अच्छा होगा। अगर हमारे मित्र आ जाते हैं, जैसे आपके मित्र अगर आ जाते हैं आपके साथ, तो आप क्या हो जाते हो, और ज्यादा थोड़ा ताकतवर हो जाते हो, क्योंकि आपके पीछे आपके मित्र खड़े हैं। ऐसे ही फ्रेंडली माइक्रोब्स बढ़ गए ना, किसके अंदर, मिट्टी के अंदर, बिकॉज ऑफ मेन्योर। दैट्स वाई क्या होगा, अब हमारी फसल और भी ज्यादा अच्छी होने वाली है। आगे बात करते हैं, इस इस जैविक खाद को मिट्टी का गठन सुधर जाता है। मतलब जैविक, इस जैविक खाद से क्या होता है, मिट्टी का गठन जो होता है सुधर जाता है, मिट्टी का जो टेक्सचर है और ज्यादा अच्छा हो जाता है। अब आगे देखते हैं कि अगला जो टॉपिक है वो क्या है। अगला टॉपिक है हमारा सोर्स ऑफ इरिगेशन, मतलब सिंचाई के क्या क्या स्रोत होते हैं। ठीक है, हम लोग खेतों में सिंचाई कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। जो बच्चे गांव में रहते हैं वो अच्छे तरीके से समझ समझ जाएंगे ये जो टॉपिक है, और जो शहर वाले हो ध्यान से देखें। ठीक है, तो जो सिंचाई होता है उसके तरीके अलग अलग क्या है, कहाँ से हम सिंचाई कर सकते हैं।
द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, मतलब वो स्रोत जहां से हम इरिगेशन यानी सिंचाई कर सकते हैं वो है वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। तो हम लोग कहां कहां से कर सकते हैं सिंचाई? हम लोग कर सकते हैं कुओं से सिंचाई कर सकते हैं, है ना। ट्यूबवेल्स जिसे जलकूप कहा जाता है, पॉन्ड्स मतलब क्या हो गया? तालाब, लेक्स का मतलब क्या हो गया? झील, नदियां, बांध, और नहर, कैनाल मतलब क्या हो गया? नहरों से हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंचाई कर सकते हैं। तो सिंचाई के स्रोत क्या क्या है? कुएं हैं, जलकूप है जिसे आप क्या बोलते हो? ट्यूबवेल्स बोलते हो, तालाब मतलब पॉन्ड्स, झीले मतलब लेक्स, और नदियां मतलब रिवर्स, और डैम्स का मतलब बांध, और अगर बात करें कैनाल्स को तो हिंदी में कहते हैं नहर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। तो अब ये सारे किसके स्रोत होते हैं? जल के स्रोत, मतलब हम अपने खेतों में तालाब से पानी सींच सकते हैं, नहर से पानी सींच सकते हैं। तो बहुत सारे तरीकों से ये जितने भी लिखे हुए हैं मैंने, यहाँ यहाँ से हम पानी ले सके और अपने खेतों की क्या कर सकते हैं बच्चों? सिंचाई कर सकते हैं। आई होप आप लोग को ये जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा। अब अगला जो टॉपिक है हम उसको समझ लेते हैं। देखिए, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। तो आज के समय जो मॉडर्न मेथड है इरिगेशन का, क्या क्या हो सकता है? सिंचाई का जो मॉडर्न मेथड है वो क्या? जो पहले जमाने में राहत ढेकली, आपने देखा होगा कि जो चैप्टर है आपका उसके अंदर इमेजेस बने हुए हैं, दिखाया गया है कि कुओं से पानी निकालते थे, फिर खेतों के अंदर डालते थे, फिर खेतों की क्या होती थी? सिंचाई होती थी। बैल चल रहे होते थे तो उधर घूम रहा होता है जिसके कारण खेतों की क्या हो रही होती थी? सिंचाई हो रही होती थी। ये जो हमारे मेथड थे ये ट्रेडिशनल मेथड थे, मतलब पहले जमाने के मेथड थे, ठीक है, हमारे पारंपरिक तरीके थे। लेकिन अब हम लोग कौन क्या है? मॉडर्न है ना, तो मॉडर्न तरीका यूज करते हैं आज के समय। तो देखते हैं कि सिंचाई का जो मॉडर्न तरीका है वो क्या क्या है। तो पहला जो मॉडर्न तरीका है सिंचाई का वो है स्प्रिंकल सिस्टम। कौन सा सिस्टम? स्प्रिंकल सिस्टम। तो स्प्रिंकल सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज अ मोर यूजफुल, मतलब ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इज अ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड। मतलब अनइवन लैंड का मतलब क्या हो गया? जहां पर जो जमीन है वो बराबर नहीं है, वहां पर ये सिस्टम बहुत ज्यादा कामयाब है। वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, जहां पर पानी अवेलेबल नहीं है अच्छी मात्रा में। परपेंडिकुलर पाइप, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? जैसे हॉरिजॉन्टल, उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन है तो इसको क्या कहा जाता है? परपेंडिकुलर कहा जाता है। आई होप आप लोग समझ गए। तो इस तरह की पाइप होती है जिसमें एक रोटेटिंग नोजल लगा होता है। सबसे सिंपल, आपने पार्क में देखा होगा, उसमें फुहारे टाइप से निकल रहा होता है, ऐसे नोजल उसकी घूम रही होती है, और थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे से पानी घूमते 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 गिर रहा होता है। तो वही चीज बोल रहा है स्प्रिंकलर सिस्टम में। आपके लिए इमेज लगा दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ऑन टॉप आर ज्वाइंट टू द मेन पाइपलाइन टू रेगुलर इंटरवल व्हेन water is allowed to flow through the main pipe under pressure. With the help of pump it escapes from the rotating nozzle, it get sprinkled on the crop as it is raining। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वर्षा हो रही है। जो स्प्रिंकलर सिस्टम है आपने देखा होगा पार्क में, जब क्या हो रहा होता है, पानी उसमें से ऐसे ऐसे करके निकल रहा होता है, और जो वहां पर घास लगी होती है उस पर गिर रही होती है, या फूलों में, फ्लावर्स में भी गिर रही होती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे क्या हो रही है? वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है। स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत ज्यादा क्या होता है? यूजफुल होता है। किसके लिए? लॉन्स के लिए, कॉफी के लिए, प्लांटेशन के लिए, सेवरल अदर क्रॉप्स के लिए भी, और भी बहुत ज्यादा, मतलब और भी फसलों में स्प्रिंकलर सिस्टम का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, ठीक है। अब हिंदी में इसी चीज को हम लोग समझ लेते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों देखेंगे ताकि उनकी, और जो इंग्लिश से हिंदी बना सकते हैं ना, वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। फिर आप अगर देखेंगे तो आप नॉलेज बढ़ेगी बेसिकली आपकी, ठीक है। तो देखते हैं हम सिंचाई की जो आधुनिक विधियां हैं वो कौन कौन सी है। पहला है छिड़काव तंत्र। कौन सा तंत्र है? छिड़काव तंत्र, यानी जो स्प्रिंकल सिस्टम है उसे छिड़काव तंत्र कहा जाता है। जो स्प्रिंकल सिस्टम क्या कहा जाता है? उसे छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अनइवन लैंड के लिए किया जाता है किसका यूज? स्प्रिंकल सिस्टम का। जहां पर जल कम मात्रा में, मतलब जहां पर ज्यादा जल नहीं है, उपलब्ध है, वहां पर इसका यूज किया जाता है। और इसमें मैंने बताया था घूमने वाले क्या लगे होते हैं? नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़ा होता है। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है ना। रोटेटिंग नोजल से क्या होता है? पानी बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे लगता है कि वर्षा हो रही हो। कैसे हो रही है? जैसे लग रहा है कि वर्षा हो रही है, ऐसा स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी निकल रहा होता है नोजल से घूमते हुए।
आगे बात करते हैं, छिड़काव तंत्र का कहाँ कहाँ यूज होता है, लॉन में, कॉफी में, है ना, और भी खेतों में कई अन्य फसलों के लिए किया जाता है, और ये अत्यंत उपयोगी है जहां पर जल की कमी है, जहां पर पानी की क्या है, कमी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला जो टॉपिक है हम लोग उसको समझ लेते हैं, वो है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या होता है सर? बूंद बूंद करके जिसमें पानी गिरता है जड़ों के अंदर, उसे क्या कहा जाता है, ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो ड्रिप सिस्टम होता है, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। तो इसमें क्या होता है ड्रिप सिस्टम में, कि वाटर जो होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है किसके अंदर, डायरेक्ट रूट्स के अंदर। आगे देखते हैं, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर अ वाटरिंग फ्रूट। देखिए, ये बहुत बेस्ट टेक्निक माना जाता है, जिससे हम लोग किसमें, जो फ्रूट्स होते हैं, हमारे फल होते हैं, फ्रूट प्लांट्स में जो पानी देते हैं ना, ये उसके लिए बेस्ट तरीका है। गार्डन्स में पानी चलाने का ये बेस्ट तरीका है, पेड़ों के अंदर। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसमें क्या होता है, जब भाई बूंद बूंद करके जड़ों के अंदर गिरेगा तो पानी वेस्ट कैसे होगा, है ना। अगर हमारा, मान लीजिए ये हमारे प्लांट्स लगे हुए हैं, मान लीजिए जस्ट, है ना, और पाइप गई हुई है, ठीक है, पानी अगर मान लीजिए इधर उधर गिर रहा होता, जैसे यहाँ पर गिर रहा है, यहाँ पर गिर रहा है, यहाँ पर दूर दूर गिर रहा हो, तो चलो मान लेते हैं। इसमें क्या है, डायरेक्ट जड़ों के अंदर बूंद बूंद करके गिरेगा, तो पानी वेस्ट कैसे होगा, है ना। अगर हम डायरेक्ट जड़ों के अंदर बूंद बूंद करके गिराते हैं पानी, तो थोड़ा सा भी पानी वेस्ट हुआ नहीं हुआ ना। तो ये इसीलिए लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो वाटर है वो बिल्कुल ही वेस्ट एट ऑल, मतलब वाटर इज नॉट वेस्ट एट ऑल होता है। इट इज अ बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज अ पुअर। मतलब सर इसका मतलब हो गया कि ये बून यानी एक वरदान की तरह है। ये सिस्टम जो है ड्रिप सिस्टम, ये एक वरदान की तरह है जहां पर क्या नहीं है, पानी नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं ड्रिप सिस्टम को। अब हम लोग हिंदी में जरा समझ लेते हैं कि ये जो ड्रिप तंत्र है ये आखिर है क्या। तो ड्रिप तंत्र को अब हम लोग समझ लेते हैं हिंदी में। देखिए, ड्रिप तंत्र जो होता है, इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों में, पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे, मतलब जो फलदार पौधे होते हैं ना, जिसमें मतलब फ्रूट्स लगे होते हैं, उनके लिए ये सिस्टम बहुत कारगर है। ठीक है, बगीचों में, वृक्षों में पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान साबित है। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब एक वरदान है। तो जहां पर पानी की समस्या है वहां पर हम ड्रिप सिस्टम का यूज कर सकते हैं। और बच्चों, मॉडर्न तरीकों में पूछा जाए आपके लिए कि सिंचाई क्या होता है, तो फर्स्ट आप लोग बोलेंगे स्प्रिंकल सिस्टम, दूसरा आप लोग बोलेंगे ड्रिप सिस्टम। प्लीज आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, नोट्स उतार लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अब हम लोग। देखिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, मैंने वीड्स आपको पहले वाले पार्ट में बताया था। तो वीड्स क्या होता है, वीड्स का मतलब होता है खरपतवार। मतलब जो हमारे प्लांट से लगाए थे हमने, उनके बीच में मान लीजिए कि अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं। क्या उग जाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये वीड्स हैं। क्या है, वीड्स है। मतलब मान लीजिए आपने गेहूं के पौधे अपने अपने पूरे खेत के अंदर, लेकिन वो आपने देखा कि उसमें साइड में एक ऐसा पौधा उग रहा है जो आपने लगाया ही नहीं, तो वो पौधा क्या कहलाएगा, वीड्स कहलाएगा, खरपतवार कहलाएगा। अब हम लोग वीड्स को समझ लेते हैं। वीड्स इन अ फील्ड मेनी अदर अंडरसेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली along with the crop. These understable plants are called weeds. मतलब क्या हो गया सर, मतलब बहुत सारे प्लांट्स जो हमारे फसल में बेवजह उग जाते हैं, जिनको हमने लगाया तक नहीं था, उन्हें कौन सा क्या कहा जाता है, वीड्स कहा जाता है। खरपतवार से सुरक्षा, इसी चीज को हिंदी में समझ लेते हैं। खरपतवार क्या होता है, यानी वीड्स क्या होता है, खेतों में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। ठीक है, खरपतवार क्या होता है, खरपतवार का मतलब हो गया बच्चों कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे फसल के साथ नेचुरली उग जाते हैं, और इनको हम लोग देख, आपने गांव में जानते होंगे बच्चों की निराई उराई करते हैं, या तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर दवाई छिड़क देते हैं। जो अगला टॉपिक है हमारा, चलिए समझ लेते हैं अगला क्या है। अगला टॉपिक है वीडिसाइड्स। ठीक है, वीडिसाइड्स क्या होते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, गांव में आप लोग जानते होंगे कि लोग क्या करते हैं, निराई करते हैं,
आपने देखा होगा है ना, गांव में क्या करते हैं, निराई करते हैं हाथों से। जो प्लांट बेवजह उगे हुए हैं उनको क्या कर देते हैं, हाथों से निकाल के फेंक देते हैं। इसको क्या कहा जाता है, गांव वाले बच्चे जानते होंगे, यूपी बिहार के ज्यादा, है ना, निराई कहते हैं। क्या कहते हैं, निराई। लेकिन मान लीजिए बहुत लार्ज स्केल पे आपके यहाँ खेती हो रही है, आप निराई करने के लिए आपके पास लोग नहीं है, तो क्या करोगे आप फिर, इसका भी इलाज है। देखिए उसका इलाज क्या है, वीडिसाइड्स इलाज है। क्या इलाज है, वीडिसाइड्स का मतलब क्या हो गया, जो खरपतवार नाशी होता है उसे क्या कहा जाता है, वीडिसाइड्स कहा जाता है। विड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई यूजिंग सर्टन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। देखिए बहुत सारे केमिकल्स होते हैं ना, जिनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं बच्चों, जो खरपतवार है, पेट्स है, उनको हम रोक सकते हैं, मतलब उन्हें हम अपने फसल से हटा सकते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, वेडिसाइड्स कहा जाता है। जैसे 2,4-D आपने देखा होगा, उसके अंदर नाम लिखा होगा, आप जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर देखेंगे एक केमिकल का नाम लिखा है 2,4-D। इसको डालकर आप क्या कर सकते हो, आपके जो खेत के अंदर जो वीड्स उगे हैं ना उनको आप हटा सकते हो। खरपतवार नाशी क्या होता है, रासायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, कि हम लोग रासायनों का उपयोग करके जो खरपतवार है उसको नियंत्रित कर सकते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, खरपतवार नाशी कहा जाता है। ओके, ग्रेट। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे का जो टॉपिक है वो समझेंगे। अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है सर, हार्वेस्टिंग जरा समझ लेते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। जो हार्वेस्टिंग होता है ये इंपॉर्टेंट टास्क होता है। जैसे मैंने आपको कृषि पद्धतियां पढ़ाई थी पहले पार्ट में, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था ना कि लास्ट में हम हार्वेस्टिंग, मतलब लास्ट वाले की पहले हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और लास्ट में स्टोरेज कर लेते हैं ना, तो हार्वेस्टिंग भी एक इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है। द कटिंग ऑफ अ क्रॉप आफ्टर इट इज अ मेच्योर्ड कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हमारी फसल अच्छे से मेच्योर्ड हो जाती है, अच्छे से पक जाती है, तो हम फसल को क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। ओके, तो कट गया फसल का, ठीक है। तो अब फसल पूरी कट चुकी है, जिसे क्या कहा जाता है, कटाई कहा जाता है, ठीक है। वो काटना अलग, ये काटना अलग। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल की कटाई क्या होती है, ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, कटाई। जब फसल पक जाती है और उसे हम काट लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है, कटाई कहा जाता है, ठीक है। आप मत काटिएगा किसी का। चलिए अगला पढ़ते हैं अब हम लोग। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है, थ्रेसिंग का मतलब होता है इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द chaff। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। देखिए मैं समझाता हूं अच्छे से। जो थ्रेसिंग होता है इसमें क्या कर लिया जाता है, चाफ का मतलब क्या होता है, भूसा। चाफ का मतलब क्या होता है, भूसा। तो भूसे से, ठीक है, जो भूसा होता है इससे अलग कर लेना, किसको, ग्रेन को। ग्रेन का मतलब क्या होता है बच्चों, अनाज होता है। क्या होता है, ग्रेन का मतलब अनाज होता है। फसल जो है हमारा, उसको क्या कर लेना, फसल को, जो हमने फसल लगाई है उसके बीजों को भूसे से अलग करने को क्या कहा जाता है, थ्रेसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग क्या है, काटी गई फसल से बीज को भूसे से अलग करना, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, थ्रेसिंग कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है सर, जरा समझा दीजिए। तो चलिए समझ लेते हैं विनोइंग क्या होता है। विनोइंग जो होता है बच्चों वो ये है कि फार्मर्स विथ अ स्मॉल होल्डिंग ऑफ अ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चाफ बाई विनोइंग। देखो बहुत, हर कोई अमीर नहीं होता है ना, और बेसिकली आप लोग जानते हो कि ज्यादातर जो किसान हैं हमारे वो क्या है, गरीब है ना। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि कंबाइन ले जाएं और फसल कटवा ले, या फिर मतलब उनके पास, वो गरीब है। तो क्या करते हैं बच्चों, वो लोग भूसे में से, मतलब जो हमारा फसल है उसमें से अनाज निकालने के लिए, जो फसल उगाई है ना उसमें से अनाज तो निकालना ना, गेहूं और धान निकालना है ना। धान से क्या निकलता है, चावल निकलता है। और गेहूं तो आप जानते हैं वीट है ना, जिससे रोटी हम खाते हैं। तो क्या करते हैं जो गरीब किसान हैं वो लोग भूसे से अनाज को अलग करने के लिए, ग्रेन्स को अलग करने के लिए किस तरीके का उपयोग करते हैं, विनोइंग का उपयोग करते हैं, ठीक है। जिसे फटकना भी कहते हैं ना, फटक
काटना, ठीक है, यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्ट और थ्रेसर का संयुक्त रूप है, ठीक है, जिसमें हार्वेस्ट और थ्रेसर दोनों मिला होता है ना, जो आजकल का कहीं चलता है, फटाफट फटाफट गांव में देखा होगा आपने, काट देते हैं कुछ ही देर में। लेकिन जो छोटे किसान होते हैं बेचारे, छोटे किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, विनोइंग कहा जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि विनोइंग क्या होता है। तो ये जो तरीका है ये छोटे किसान यूज करते हैं, जिनके पास ज्यादा क्या नहीं है, पैसे नहीं है। अगला जो टॉपिक है हमारा बच्चों वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है सर? बहुत इजी है। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल प्रोवाइडेड विद अ प्रॉपर फूड, शेल्टर, केयर। देखो, जब एनिमल्स को प्रॉपर फूड दिया जाता है, मतलब खाना, प्रॉपर शेल्टर, मतलब शेल्टर मतलब होता है जो रहते हैं जिसके अंदर, ठीक है, तो रहने लायक, और उनको खाने खाने के लिए उचित खाना और अच्छे से देखभाल जब दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। देखो समझाता हूं, मैं आप लोग को हिंदी में भी समझा देता हूं, उसके बाद समझाता हूं आपको। पशुपालन क्या होता है, इस प्रकार घरों में अथवा फर्म पर, देखिए कई बार ऐसे घर भी होता है और फर्म भी होता है, जहां पर क्या करते हैं, पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास और देखभाल, तीन चीजें, उचित भोजन, आवास और देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो उसे पशुपालन कहते हैं। देखिए समझाता हूं, जैसे आपने फर्म देखा होगा, फर्म पे क्या होता है, फार्म लिखा ना यहाँ पर, देखिए फर्म जो होता है, फार्म पे मुर्गी फार्म देखा होगा आपने, वहां पर उनको क्या दिया जाता है, प्रॉपर फूड दिया जाता है, प्रॉपर केयर दिया जाता है, और उनकी अच्छे से पूरा मतलब रहने के लिए अच्छे से बने होते हैं कमरे, है ना, मतलब बढ़िया तरीके से उनकी देखभाल होती है। तो ऐसे ही और भी जानवरों के लिए भी फर्म होते हैं जहां पर उन्हें पाला जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, जब ये लार्ज स्केल पे होता है ना, बहुत सारी मुर्गियां हैं, बहुत सारे जानवर हैं जिनको, जिनका ऐसे ही ध्यान रखा जा रहा है, उन्हें प्रॉपर शेल्टर, फूड और केयर दिया जा रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है बच्चों, एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। मतलब अगर एक स्थान, मतलब एक है स्थान जहां पर बढ़िया से रूम या जगह है, घर है, या फिर मान लीजिए कोई फर्म है जहां पर उन्हें प्रॉपर फूड दिया जाता है, प्रॉपर केयर दिया जा रहा है, और प्रॉपर शेल्टर है ही, इसके अंदर उन्हें रखा जा रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक और हमारा चैप्टर हो चुका है खत्म। आई होप आप लोग को मेरे दोनों पार्ट्स पसंद आए होंगे चैप्टर के। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, धन्यवाद।